2 of Polity Current Affair series from January. First of all, we'll be studying about लोकपाल and लोकायुक्त. तो लोकपाल बेसिकली एक एंटी करप्शन बॉडी है जिसको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था और इसका फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया जनवरी 2025 में फॉर द फर्स्ट टाइम. अब हमको देखना सबसे पहले व्हाट इज़ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. तो ये एक्ट मैंडेट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एट यूनियन लेवल एंड लोकायुक्त एट स्टेट लेवल टू डील विद कंप्लेंट्स जो कि करप्शन से रिलेटेड है अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज. 2013 वाले एक्ट में बोला गया था कि लोकपाल यूनियन लेवल पे है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे है. 2016 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और इसमें फिर जो कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी जो लोकपाल और लोकायुक्त को सिलेक्ट करती है, उसमें सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा को भी ऐड किया गया. अगर मतलब ऑपोजिशन में कोई एक सिंगल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है तो फिर जो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनने के लिए 2016 में अमेंडमेंट लाया गया. तो उसके हिसाब से कि जो भी वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी है ऑपोजिशन में, उसका जो लीडर होगा ऑपोजिशन का, हिल बी अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी. इसके अंदर 2016 वाले अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन 44 को भी अमेंड किया गया जो डील करता है विद प्रोविजंस ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. अब सबसे पहले हम लोकपाल के बारे में देखते हैं. लोकपाल जो कि यूनियन लेवल पे होता है, तो लोकपाल कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स. अभी जो अप टू 8 मेंबर्स है उसमें 50% मेंबर शुड बी जुडिशियल मेंबर, एटलीस्ट 50% मेंबर शुड बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन. तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि अगर 8 मेंबर है उस 8 मेंबर में से 4 मेंबर शुड बी जुडिशियल मेंबर. सेकेंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करना ये है कि वो जो 8 मेंबर में से 4 मेंबर है वो 4 मेंबर शुड बिलोंग टू SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन. बेसिकली लोकपाल को ऐसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है ताकि सारे सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा सके. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टू बिकम अ लोकपाल. पहला चीज़ है फॉर चेयरपर्सन का अगर हम बात करें, बिकॉज वी हैव अप टू 8 मेंबर्स एंड अ चेयरपर्सन. तो चेयरपर्सन में क्या है कि वो सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर एक इमिनेंट पर्सन हो सकता है. जुडिशियल मेंबर में होगा सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. तो चेयरपर्सन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एन इमिनेंट पर्सन. जुडिशियल मेंबर में इमिनेंट पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. अब इमिनेंट पर्सन को अदर मेंबर्स जो भी बाकी है दे कैन बी एमिनेंट पर्सन. यहाँ पे हमने देखा क्योंकि वो 50% मेंबर शुड बी जुडिशियल मेंबर, तो जुडिशियल मेंबर्स के लिए तो ये हो गया. अब जो बाकी 50% मेंबर्स है दे कैन बी एमिनेंट मेंबर्स. अब एमिनेंट पर्सन क्या होता है? तो एमिनेंट पर्सन वो पर्सन होता है जिसका एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ हो इन मैटर जैसे कि एंटी करप्शन पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट. अब कौन से ऐसे लोग हैं जो इन एलिजिबल है टू बिकम लोकपाल? जिसकी एज 45 ईयर से कम है, कोई ऐसा पर्सन जिसको किसी ऑफेंस जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व हो उसमें कन्विक्ट किया गया हो, पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और प्रॉफिट और बी एफिलिक्टेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी एट्सेट्रा. मतलब या तो कोई ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका कनेक्शन हो. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर या फिर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ऐसे मेंबर्स भी लोकपाल नहीं बन सकते. कोई ऐसा पर्सन जिसको रिमूव किया गया है, डिसमिस किया गया सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट, वो भी नहीं बन सकता. अब टर्म ऑफ मेंबर क्या है? पहले तो 5 ईयर है या फिर टिल 70 ईयर्स ऑफ एज है. अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी. हमने ऊपर भी सिलेक्शन कमेटी देखा था. अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होता है, देन वी हैव स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन वी हैव लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, देन वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वन एमिनेंट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. तो कौन कौन होगा? पहला है प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन वी हैव लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा,
देन वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट किया हो, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया हो। तो बेसिकली 5 मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। अब जुरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल क्या होता है, ये प्राइम मिनिस्टर को भी कवर करता है, बट अगर एलिगेशन ऑफ करप्शन इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर या एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से हो, तो उस केस को एक्सक्लूड करके, कौन कौन से केस को एक्सक्लूड करते हैं हम इनको वापस देखते हैं। पहला एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है पब्लिक ऑर्डर, चौथा है एटॉमिक एनर्जी, एंड पांचवा है स्पेस। प्राइम मिनिस्टर के अलावा ये मिनिस्टर्स को कवर करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों, ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे लोगों को कवर करता है जुरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल। अब इसका पावर एंड फंक्शन क्या है, सुपरिटेंडेंस ओवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कंसर्निंग मैटर रेफर्ड फॉर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये इसका सुपरिटेंडेंस है इन्वेस्टिगेशन में, डीएसपी के कंसर्निंग मैटर्स में, जिसको मतलब डीएसपी को रेफ़र किया गया है प्राइमरी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर इस पर इसका सुपरिटेंडेंस है ओवर इन्वेस्टिगेशन। ये ऑथराइज़ कर सकते हैं एजेंसी को सर्च करने या फिर सीज करने डॉक्यूमेंट्स को जो कि रेलेवेंट हो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मस्ट रिपोर्ट टू लोकपाल ऑन एक्शन टेकन ऑन रेफर्ड कंप्लेन विथ द लोकपाल इशूइंग गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी रिपोर्ट करना होता है लोकपाल को ऑन एक्शंस जो भी लिया गया है वो रेफर्ड कंप्लेन, और लोकपाल इशू करता है गाइडलाइंस के इफेक्टिव डिस्पोजल के लिए। पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, लोकपाल एक्सरसाइज करता है एक सिविल कोर्ट का पावर फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, द इंक्वायरी बिंग अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब हम लोकायुक्त के बारे में बात करते हैं। तो लोकायुक्त हर स्टेट को स्टैब्लिश करना है थ्रू अ लॉ, इसका स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, टर्म, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा वो सारे लोकायुक्त का वैरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इश्यूज़ विद लोकपाल या लोकायुक्त के ऑफिस में इश्यूज़ क्या हैं, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ कंप्लेनेंट। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है विसल ब्लोअर्स को। द प्रोविजन रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट द complainant in case where the accused is found innocent leads to discouraging people from making complaint। तो देखो ये प्रोसीजर क्या होता है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर, कि जो विसल ब्लोअर है मतलब जो कंप्लेनेंट है, अगर उसकी कंप्लेन फॉल्स निकली या फिर अक्यूज जो है वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गया, तो फिर जो कंप्लेनेंट है उसके अगेंस्ट इंक्वायरी का इनिशिएशन शुरू हो जाता है। ये डिस्करेज करता है बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करने में। फिर वहाँ पे इनएडिक्वेट प्रोविजंस है अपील के लिए, ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकायुक्त और लोकपाल कंसिस्ट करता है मेंबर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो लोकपाल को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ला सकता है। एडिशनली कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट कौन होगा जो मैनिपुलेट कर सकता है मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल। प्राइम मिनिस्टर को इसके जुरिसडिक्शन के अंदर लाया गया है। तो एनी इंक्वायरी इनटू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंडक्टेड बाय एनी अथॉरिटी अदर देन पार्लियामेंट कुड सीवियरली अंडरमाइन देयर कैपेसिटी टू लीड द गवर्नमेंट। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इंक्वायरी बैठती है तो फिर वो उनकी कैपेसिटी जो है गवर्नमेंट को लीड करने की उसको सीवियरली अंडरमाइन कर सकती है। अब दूसरी क्या प्रॉब्लम्स है एक्ट में, वो है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकनिंग नहीं है इस ऑफिस का। बेसिकली लोकायुक्त और लोकपाल्स के फॉर्मेशन में या फिर उसके जो केसेस होते हैं उसके इनिशिएशन में डिले होता है, क्योंकि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है या फिर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा। कंप्लेन अगेंस्ट करप्शन नहीं रजिस्टर किया जा सकता अगर 7 साल का पीरियड पास हो गया है तो। जुडिशरी हैज़ बिन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ लोकपाल, मतलब लोकपाल सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए है, जुडिशरी कवर नहीं होता उसमें। लैक ऑफ क्लियर प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त,
कोई भी क्लियर प्रोविजन एक स्ट्रीमलाइन या फिर एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं है लोकायुक्त को अपॉइंट करने का। जैसे लोकपाल को अपॉइंट करने का फिर भी एक तरीका है, बट लोकायुक्त को अपॉइंट करने का तरीका हर स्टेट में डिफर करता है। तो इस कारण से इट लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन। अब वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो सेकेंड AR से रिकमेंड करता है कि PM को लोकपाल के पर्व्यू से बाहर रखना चाहिए। उसको सिर्फ मतलब बेसिकली पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन, पार्लियामेंट को PM को क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कंडक्ट किया जाता है अदर देन पार्लियामेंट, तो फिर वो सीवियरली अंडरमाइन करेगा प्राइम मिनिस्टर कैपेसिटी को गवर्नमेंट को लीड करने का। फिर प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू द ऑफिस, हमने ऊपर देखा था कि लोकपाल और लोकायुक्त का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड किया जा सके और इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दे सके ताकि इसकी फंक्शन को इन्हांस कर सके। इसके पावर को मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब डिसेंट्रलाइज कर सके, डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अक्रॉस मल्टीपल डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन, ताकि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मेजर्स लिया जा सके। और एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक सिंगल अथॉरिटी के, एक सिंगल बॉडी में ना हो, और डिसेंट्रलाइजेशन अकाउंटेबिलिटी लाने में भी हेल्प करेगा। अब 11th ऑल इंडिया लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस सजेस्ट करता है कुछ रिफॉर्म्स ताकि इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके लोकायुक्त का। पहला है कि लोकायुक्त को नोडल एजेंसी बनाओ सारे करप्शन कंप्लेंट रिसीव करने के लिए। तो पहला चीज़ हम कर रहे हैं कि लोकायुक्त को नोडल एजेंसी बनाना चाहिए सारे करप्शन कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए। फिर लोकायुक्त को जुरिस्डिक्शन दो ओवर स्टेट लेवल प्रोब एजेंसीज। ब्यूरोक्रेट्स को लोकायुक्त के एम्बिट के अंदर लेके आओ। सर्च एंड सीजर एंड पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, ये लोकपाल के पास ऑलरेडी ये पावर है बट लोकायुक्त के पास नहीं है। तो वी शुड अकॉर्ड पावर टू सर्च एंड सीजर एंड पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लोकायुक्त एज वेल। अब प्रोवाइड करो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू लोकायुक्त ताकि वो बेटर फंक्शन कर सके। NGOs को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है उसको भी लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन के अंदर लेके आओ ताकि कोई भी करप्शन का केस जो है उसको अच्छे से हम कवर कर सकें। अब इट इज़ राइटली सेट बाय Publius Cornelius Tacitus दैट द मोर करप्ट द स्टेट द मोर लॉज, मतलब बेसिकली जितना करप्शन होगा उतने हमें नए लॉज लाने पड़ेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट कंट्री रिक्वायर्स अ बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रेजेंट लॉज रादर देन क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर लॉज। तो उसके कंक्लूजन में बेसिकली मतलब ये है कि जितना करप्ट स्टेट होगा उतने सारे लॉज लाने पड़ेंगे। तो फिर अगर कंडीशन को बेटर करना है तो अभी का जो प्रेजेंट लॉज है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें ताकि हमें नए लॉज बनाने की ज़रूरत ना पड़े। दिस वॉज अबाउट लोकायुक्ट्स एंड लोकपाल। और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना 75th एस्टैब्लिशमेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, जो कि 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था। नहीं, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना 75th एनिवर्सरी भी इसी साल सेलिब्रेट कर रहा है। ECI एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था। 2011 से नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल, इसके फाउंडेशन डे को मार्क करने के लिए। पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 to 329 इंटेल करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तो चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस एक्ट 2023 रेगुलेट करता है इसके अपॉइंटमेंट, सर्विस एंड कंडीशन, टेन्योर को। इसके की फंक्शंस क्या है? पहला है इलेक्शन मैनेजमेंट, मतलब सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना और कंडक्ट करना है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्टोरल रूल्स, प्रिपेयर करना इलेक्टोरल रूल्स फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। ग्रांट करना रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे। डिटरमाइन करना, अनाउंस करना रूल्स फॉर फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस। इसका की रोल क्या है? ECI एडमिनिस्टर करता है इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ का इलेक्शन करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसका कॉम्पोजिशन क्या है?
करेंटली इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया जो 1990 तक सर्व करते हैं। फिर उनको वापस से रिमूव करके सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कंस्टिट्यूट करता था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को। फिर 1993 में कमीशन में परमानेंटली इंक्लूड कर दिया गया 2 इलेक्शन कमिश्नर को। अब की प्रोविजंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, ये 2023 वाला एक्ट रिप्लेस करता है 1991 वाले एक्ट को एंड फैसिलिटेट करता है ज़्यादा ऑटोनॉमी, मतलब एम्पावर करता है ईसीआई को। ये क्वालिफिकेशन भी स्पेसिफाई करता है और इससे क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन से रिफॉर्मिंग अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म लाया जा सका और ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी प्रोवाइड करता है। तो 2023 एक्ट ने 1991 एक्ट को रिप्लेस किया जो कि ईसीआई की ऑटोनॉमी को इंक्रीज़ करता है। ये स्पेसिफाई करता है क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म लेके आया है। क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन वाला जो पार्ट ऐड हुआ है ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहली बात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए पर्सन को होल्ड करना चाहिए एक पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको पोजेस करना चाहिए इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो पहला क्या है? पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। सर्च कमेटी, इसका कॉम्पोजिशन हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंक्लूड करता है 2 मेंबर, रैंक ऑफ सेक्रेटरी और हायर। इसका फंक्शन है प्रिपेयर करना पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। तो अब सिलेक्शन कमेटी एक सर्च कमेटी है जो कंसिस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और 2 और मेंबर है जो रैंक ऑफ सेक्रेटरी या फिर हायर सेक्रेटरी के। ये 5 ऐसे कैंडिडेट को चूज़ करते हैं जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। फिर एक सिलेक्ट कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है जो चेयरपर्सन है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल। देन यू हैव यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब इसका फंक्शन क्या है? ये रिकमेंड करता है एलिजिबल कैंडिडेट टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो पहला चीज़ क्या है क्वालिफिकेशन में कि पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी होना चाहिए, वो उसको इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन। एक सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और इंक्लूड करती है 2 और मेंबर जिसका रैंक सेक्रेटरी उसे हायर होना चाहिए। ये प्रिपेयर करता है एक पैनल ऑफ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। अब सेलेक्ट कमेटी इस 5 में से चूज़ करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स। अब ये सिलेक्ट कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। इसका फंक्शन है कि वो रिकमेंड करता है एलिजिबल कैंडिडेट टू प्रेसिडेंट ताकि उसको अपॉइंट कर सके सीईसी और ईसी के लिए। अब इसका टर्म क्या होता है? 6 साल या फिर 65 ईयर ऑफ एज, जो भी अर्लियर होता है। अगर एक ईसी इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बनता है तो उसका कंबाइंड टेन्योर 6 साल से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता। रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। सैलरी इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। रेजिग्नेशन और रिमूवल में सीईसी और ईसी कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सीईसी कैन बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। ईसी इज रिक्वायर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी फॉर रिमूवल। तो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं वैसे रिमूव करना है थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। अब लीगल प्रोटेक्शन दोनों को कैसे मिलता है? तो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर एक्ट्स और वर्ड्स स्पोकन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। अब चैलेंजेस क्या फेस करता है ईसीआई? क्वेश्चनेबल ऑटोनॉमी है। सर्च और सिलेक्शन कमेटी हैव मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कंसर्न रेज करता है इसकी इंडिपेंडेंस को लेके। रिमूवल ऑफ ईसी, जैसे अनलाइक सीईसी, ईसीज को सिर्फ सीईसी के मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे ही सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, भले 2023 का एक्ट प्रोहिबिट करता है रिअपॉइंटमेंट, लेकिन ये साइलेंट है इस रिगार्ड में कि उसका फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है कि नहीं।
under government after the retirement. Lack of independent staff. जी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास कोई भी इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे रिलाई करती है जो उसके ऑटोनॉमी को अफेक्ट करती है, तो ये इसका क्वेश्चनेबल ऑटोनॉमी है. देन वी हैव ऑपरेशनल इश्यूज़. इसके पास लिमिटेड पावर. ECI कैन नॉट डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज इवन फॉर सीरियस वायलेशन. इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट. प्रॉब्लम इंक्लूड करता है डुप्लीकेट एंट्रीज, इनकरेक्ट डिटेल, एक्सक्लूजन ऑफ वोटर एक्सेट्रा. फिर देयर आर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस इशू, जैसे कि वोटर ब्राइबरी एंड बूथ कैप्चरिंग डिस्टर्ब करता है फेयर इलेक्शंस को. इंक्लूसिविटी एंड वोटर टर्नआउट. 30 करोड़ इलेक्टर्स जो है वोट नहीं करते हैं, ऑफन ड्यू टू इंटरनल माइग्रेशन और अदर बैरियर्स. तो इंक्लूसिविटी का इशू है. इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस, जैसे कि वोटर को ब्राइबरी देके या फिर बूथ कैप्चरिंग डिस्टर्ब करता है फेयर इलेक्शन. इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट में ऐसी प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेशन है या इनकरेक्ट एंट्रीज है, एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स है. फिर सिक्योरिटी कंसर्न है. प्रोटेक्टिंग वोटर कैंडिडेट एंड ऑफिशियल्स इन पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज हो जाता है. अब इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है? सोशल मीडिया एंड डिसइंफॉर्मेशन. फेक न्यूज़ को टैकल करना, कैंपेनिंग और AI जनरेटेड डीप फेक्स को इंश्योर, उसको भी टैकल करके इंश्योर करना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक बहुत ही एवर अलार्मिंग चैलेंज बन गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने. अब इसका पहले हम यहाँ पे देखते हैं 1951 टू 2004. एलिजिबल वोटर 17 करोड़ था, अभी 97 करोड़ है. पोलिंग स्टेशन पहले 1.96 लाख था, अभी 10.52 लाख है. ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ. 1951 में वोटर टर्नआउट वॉज 44.87, 2024 में 67.79. जेंडर रेशियो में फीमेल इलेक्टर पर 1000 मेल में 2019 में 926 था, अभी 946 है. अब ECI ने कुछ की इनिशिएटिव्स लिए हैं. पहला की इनिशिएटिव ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टल डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया था 1977 में. उसको पायलट किया गया 1982 में मॉडर्नाइज करने के लिए इलेक्शंस को. देन वी हैव सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. उसको 2009 में लॉन्च किया गया ताकि वो प्रमोट कर सके वोटर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड लिटरेसी. सी विजिल ऐप इंट्रोड्यूस इन 2018 ताकि सिटीजन्स रिपोर्ट कर सके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन को. एजुकेशन लिटरेसी. उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस किया गया VVPAT, वेरीफाइबल पेपर ट्रेल, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके. बेसिकली ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल में क्या होता है कि जैसे आप वोट करते हो तो फिर उसका एक पेपर ट्रेल भी बॉक्स में गिरता है, और उसको EVM में वोट करने के बाद उसका एक पेपर ट्रेल भी बॉक्स में गिरता है. तो फिर आप मैच कर सकते हो EVM का वोट और पेपर ट्रेल का वोट. नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था 2015 में, क्रिएट करने के लिए एक एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल रोल. तो क्या है नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम. इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ECI एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, स्टॉकहोम एंड कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क. तो पहला की इनिशिएटिव क्या है? पहले तो EVM का इंट्रोडक्शन है. दूसरा सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ताकि वोटर के एजुकेशन को प्रमोट कर सके और उसकी अवेयरनेस को बढ़ा सके. फिर एक सी विजिल ऐप है जो इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजन्स को हेल्प करने में, रिपोर्ट, ताकि वो रिपोर्ट करें वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. फिर है VVPAT का इंट्रोडक्शन ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करने के लिए. फिर नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम जो 2015 में लॉन्च किया गया ताकि हम क्रिएट कर सके एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल रोल्स. फिर वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ECI एक फाउंडिंग मेंबर है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बोर्ड, स्टॉकहोम एंड कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क. दो चीज़ का है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ और स्टॉकहोम एंड कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क. अ वे फॉरवर्ड है फॉर एनहांसिंग ECI फंक्शनिंग. इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट ये फॉलो करता है सुप्रीम कोर्ट का 2023 रूलिंग अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एडवोकेट करता है कोलिजियम सिस्टम फॉर अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एडवोकेट करता है कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंटिल पार्लियामेंट इनैक्टेड अ न्यू लॉ फॉर सच अपॉइंटमेंट. तो बेसिकली हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए अपॉइंटमेंट में, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का 2023 का रूलिंग था ये.
अब उसके बाद फिर क्या होता है, जजमेंट वॉज डिलीवर्ड आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ 2023 एक्ट एंड प्रपोज कोलिजियम कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Protection of ECs. Removal of EC should follow the same procedure as Supreme Court Commission. जैसे कि अगर ऑलरेडी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट फॉलो करते हैं, वैसे ही सिमिलर प्रोसीजर शुड बी देयर फॉर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल के लिए. फिर कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट पोजिशंस एक्सेप्ट फॉर इलेक्शन कमिश्नर बीइंग एलिजिबल टू बी पोस्टेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ये दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला था. फिर इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट, मतलब उनका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश करो ताकि उनका ऑटोनॉमी बढ़ सके. ये 255th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है. तो हमें वे फॉरवर्ड में सबसे पहले क्या करना है, इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑटोनॉमी. अपॉइंटमेंट जैसे ये कोलिशन सिस्टम फॉलो कर सके अपॉइंटमेंट के लिए. ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. सेकेंड चीज़ हमें क्या करना है कि हमें प्रोटेक्ट करना है ईसीज को. सिर्फ सीई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल नहीं होना चाहिए. इसके लिए सेम प्रोसेस होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जिसको रिमूवल के लिए होता है. ऐसा 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने बोला. फिर इसने क्या बोला कि कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट एसोसिएट नहीं होना चाहिए मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को should be barred from post-retirement government positions except election commissioner being eligible to be appointed as chief election commissioner. ऐसा दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला. फिर इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए ईसीआई के लिए ताकि हम उसकी ऑटोनॉमी को इन्हांस कर सके. ये किसने बोला, ये बोला वापस से 255th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट ने. फिर हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है. ये सारा था इंश्योरिंग ऑटोनॉमी. फिर हमें करना है इम्प्रूव इलेक्टोरल ऑपरेशंस को. तो हमें लीगलाइज कर देना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को. स्टैट्यूटरी बैकिंग जैसे मिलेगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो उसकी इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन हो जाएगी. हमें इंश्योर करना चाहिए पार्टिसिपेटिव इलेक्शन में पायलट करना चाहिए मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्टोरल वोटिंग मशीन ताकि डोमेस्टिक माइग्रेंट्स भी रिमोटली वोट कर सकें. ये रिमोट वोटिंग मशीन्स जो है ये मैनेज कर सकती है वोटिंग फॉर अप टू 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ. वन कैंडिडेट को सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिमिट करना चाहिए. पहले था कि इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया कैंडिडेट को टू बी ओपन फॉर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी. बट वो क्या होता है, बस एक्सपेंसेस बढ़ाता है क्योंकि वापस से बाई इलेक्शंस करवाना पड़ता है. तो कट डाउन एक्सपेंसेस ईसी को एक कैंडिडेट को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिमिट करना चाहिए. टैकलिंग इमर्जिंग चैलेंज, टेक ड्रिवन इलेक्शंस. हमें एआई को यूज़ करके हेट स्पीचेस को डिटेक्ट करना चाहिए और डीफेक्स को सोशल मीडिया पे हमें प्रिवेंट करना चाहिए बोगस वोटिंग. इंटीग्रेट करना चाहिए फेशियल रिकग्निशन विद आधार लिंक्ड वोटर आईडीज़. इलेक्टोरल रिसर्च हब स्टैब्लिश करना चाहिए कि इलेक्टोरल रोल रिसर्च एंड स्टडी सेंटर टू फोकस ऑन election related research, innovation and education. Next we'll talk about internet shutdown. अब ये न्यूज़ में क्यों है? अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर मेंटेन्ड बाय सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया रिकॉर्ड करता है 60 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन 2024 में, जो कि लोएस्ट है 8 ईयर में. बस 60 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन. तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट इंटरनेट शटडाउन्स. सो ये जो है इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर का डेटा है. अब एज पर ट्रैकर द रिडक्शन कम्स
एज़ कम्पेयर टू पहले 96 शटडाउन्स हुए थे 2023 में की। अभी फ्यूर इंटरनेट शटडाउन से इम्पोज हुए हैं मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर में बेसिकली इन 2024 में। तो प्रोविजन ऑफ शटडाउन्स इन इंडिया पहले देखते हैं। सबसे पहले CRPC एक्ट के अंदर 2017 तक इंटरनेट शटडाउन्स आर प्राइमरीली अंडर सेक्शन 144। वी डोंट नीड टू लर्न द सेक्शन। फिर 163 अभी जो है भारतीय न्याय संहिता जब सुरक्षा संहिता जब से आई है तो 163 के अंदर हो गया। तो बेसिकली सेक्शन 144 DM को पावर देता था प्रिवेंट करने के लिए अनलॉफुल गैदरिंग एंड डायरेक्ट करता था कोई भी पर्सन को टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्टिविटी। तो सेक्शन 144 एम्पावर करता था इंटरनेट शटडाउन के लिए। फिर था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये भी अलाउ करता था इंटरनेट शटडाउन अंडर टेम्प्रेरी, अभी जिसको 2017 में अमेंड कर दिया गया है। तो ये अलाउ करता है इंटरनेट शटडाउन अंडर टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी 2017 रूल। और वो इंटरनेट शटडाउन 15 दिन के लिए किया जा सकता है। अब ग्राउंड्स फॉर शटडाउन क्या होगा? शटडाउन हम ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक सेफ्टी कर सकते हैं। हाउएवर पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी आर नॉट डिफाइंड, एक्ट में या रूल में डिफाइन नहीं किया गया है। अब ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी, सच ऑर्डर कुड बी इशूड ओनली बाय यूनियन या स्टेट होम सेक्रेटरी। ये जो शटडाउन का जो आएगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर, जिसमें 15 दिन तक हम इंटरनेट को टेम्प्रेरी शट डाउन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं इन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो यूनियन या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी ही दे सकता है। अब रिव्यू ऑफ ऑर्डर, एक 3 मेंबर रिव्यू कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी एट नेशन स्टेट लेवल हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 5 days टू रिव्यू द ऑर्डर। मतलब ऑर्डर दिया गया, उसके बाद फिर उस ऑर्डर का रिव्यू होगा, जिसमें एक 3 मेंबर कमेटी जो कि हेड होगा, जिसका हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी एट नेशन या स्टेट लेवल, वो 5 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा ये रिव्यू कमेटी, ताकि हम रिव्यू कर सके ऑर्डर को। आर्टिकल 19(2) अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। तो इंटरनेट शटडाउन कम्स अंडर आर्टिकल 19(2), जहाँ पे हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिंस इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फिर इसको आर्टिकल 19(2) ने कवर कर लिया। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, क्यों करना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन फॉर एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम्स, ताकि वो सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा को कर्ब कर सके या फिर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को एब्रोगेट कर सके, बंद कर सके, जो कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019 में बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी को टैकल कर सके। दूसरा है हम कम्युनल वायलेंस को चेक करेंगे और एथिकल क्लैशेस को। जैसे मई 2023 में क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज वे सस्पेंडेड इन मणिपुर फॉलोइंग इतनी क्लैशेस टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ इंटरनेट पर सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कम्युनल वायलेंस या फिर इतनी क्लैशेस को चेक करने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। जैसे कि 2023 में सिमिलरली शटडाउन से इम्पोज किए गए थे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में एज रिस्पॉन्स टू कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट जो अकर किया था, मतलब कुछ पार्ट्स में हरियाणा के कम्युनल वायलेंस हो रहा था, तो उस वायलेंस को और बढ़ावा ना मिले इसलिए इंटरनेट शटडाउन किया गया था। फिर हम मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीचेस या फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए भी करते हैं। जैसे दिल्ली राइट्स 2020 में हुआ था, उस टाइम पे भी शटडाउन से इम्पोज किए गए थे इन इफेक्टेड एरिया, ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। तो हम काउंटर करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीचेस और फेक न्यूज़। फिर क्या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम करते हैं। जैसे एंटी CAA एंड फार्म बिल प्रोटेस्ट के टाइम पे इंटरनेट सर्विसेज वे सस्पेंडेड, ताकि पब्लिक ऑर्डर हेल्ड कर सकें इन प्रोटेस्ट साइट। या फिर चीटिंग एग्ज़ाम में कर्ब करने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। जैसे राजस्थान में एक स्टेट वाइड इंटरनेट शटडाउन वॉज इन्फोर्स्ड टू प्रिवेंट चीटिंग इन राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स 2021। जुडिशियल माइलस्टोन इन इंटरनेट राइट प्रोटेक्शन, तो अब यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ हैं। फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला हाई कोर्ट रिकग्नाइजेस राइट टू इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो फहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है, ये केरला हाई कोर्ट रिकग्नाइज करता है राइट टू इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21।
फिर अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। सुप्रीम कोर्ट अफर्म करता है इंटरनेट फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेम मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19(2). हमने भी ऊपर देखा था जस्ट कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). फाहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है राइट टू इंटरनेट एज फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 21। और तो ये केस इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल राइट टू इंटरनेट को एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करता है। वापस से इस केस का नाम क्या है? फाहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट अफर्म करता है इंटरनेट फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस मस्ट बी कवर्ड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19(2). अब आर्ग्यूमेंट्स जो कि इंटरनेट शटडाउन के अगेंस्ट है। पहला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो एज पर एक्सेस नाउ's इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, shutdown reportedly cost India 1.9 billion and 118 million in foreign investment in first half of 2023 alone। तो सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट था ये कि 1.9 बिलियन और 118 मिलियन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ फर्स्ट हाफ में इंडिया ने अपना खो दिया। 1.9 बिलियन and 118 million of foreign investments। 2020 में इंडियन इकोनॉमी सफर्ड लॉस to tune of 2.8 billion due to 129 separate instances of internet suspension which affected 10.3 million individual। अनएम्प्लॉयमेंट, पहले तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हमने अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लूज़ किया 118 मिलियन का। 1.9 मिलियन का कॉस्ट इंडिया को बेयर करना पड़ा। 2.8 बिलियन लॉस हुआ, इकॉनमी सफ़र कर रहा था 2020 में, क्योंकि 129 टाइम सेपरेट इंस्टेंसेस में इंटरनेट सस्पेंशन हुआ था जिसने 10.3 मिलियन पीपल को इंडिविजुअली इफेक्ट किया था। अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट सोसाइटीज़ नेट लॉस कैलकुलेटर, एक सिंगल शटडाउन कैन पुश अप टू 379 पीपल इनटू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है यहाँ पे। पहला है एक्सेस नाउ's इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जो बोलते हैं हमने 118 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट खो दिया। फिर यहाँ पे एक इंटरनेट सोसाइटीज़ नेट लॉस कैलकुलेटर रिपोर्ट है जिसका कहना है कि अगर एक सिंगल डे शटडाउन 379 लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में पुश कर सकता है इंडिया में। अब इसका इम्पैक्ट वुमेन और ह्यूमन राइट अब्यूज़ में क्या होता है? इंटरनेट शटडाउन मेक इट हार्डर फॉर वुमेन टू रिपोर्ट क्राइम्स जैसे कि मर्डर, रेप एंड वायलेंस, दस हिंडरिंग एक्सेस टू जस्टिस। ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, लिमिटिंग डिजिटल फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट की इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 9 एंड राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। और अब तो ये नए वाले केस के हिसाब से फाहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये राइट टू इंटरनेट भी मतलब बेसिकली इफेक्ट हो रहा है आर्टिकल 21 के अंदर। कॉम्प्रोमाइज ऑन मीडिया एंड प्रेस फ्रीडम। 2019 में जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर फेस डिफ़िकल्टीज़ इन रिपोर्टिंग ड्यू टू प्रोहिबिशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। इससे न्यूज़पेपर शट डाउन हो गया और उन्हें अपना ऑफिस रिलोकेट करना पड़ा। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है मीडिया और प्रेस फ्रीडम को भी, डिस्टर्ब करता है एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसे कि पहले तो इंटरनेट शट डाउन के कारण से ऑनलाइन एजुकेशन इम्पीड होता है, टेलीमेडिसिन इम्पीड होता है, इमरजेंसी सर्विसेज डिस्टर्ब होते हैं। अब रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस रिपोर्ट का नाम है सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट 2021। तो हमें सबसे पहले तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक स्टडी टू कंडक्ट अ स्टडी जो एनालाइज करे इंटरनेट शटडाउन रूल्स इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, और हम अडॉप्ट करें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस जो सूट करता है हमारे स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट को। अब ग्राउंड फॉर सस्पेंशन क्या हुआ? हमें कोडिफाई करना है
हमें कोडिफाई करना चाहिए और डिफाइन करना चाहिए पैरामीटर्स, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो रिलेट करता है ग्राउंड फॉर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। पैरामीटर या फिर मैकेनिज्म अगर हम डिसाइड कोडिफाई कर ले तो वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करेगा इंटरनेट शटडाउन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में ले डाउन करता है क्लियर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रोसीजर फॉर लिफ्टिंग ऑफ शटडाउन सो दैट दे आर नॉट एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। वैसे भी ये टेलीग्राफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में और 2017 के रूल्स में अप टू 15 डेज तक ही शट डाउन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अंडर ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक क्लियर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करता है फॉर लिफ्टिंग शट डाउन ताकि वो इंडेफिनेटली एक्सटेंड ना हो। इंक्लूसिव रिव्यू कमेटी मेकिंग द एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट 3-member रिव्यू कमेटी मोर इंक्लूसिव बाय इनकॉर्पोरेटिंग रिटायर्ड जज, पब्लिक मेंबर एक्सेट्रा। देखो अभी हमने जो ऊपर देखा था 3-member रिव्यू कमेटी जो कि सेटअप की जाती है यहाँ पे, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो उसको एक हॉलिस्टिक व्यू देने के लिए उसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड नहीं बनाना चाहिए, उसमें रिटायर्ड जज या पब्लिक मेंबर्स को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक ऐसा पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि वो सिलेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट करे सर्टेन सर्विसेज का इंस्टेड ऑफ बैनिंग कंप्लीट इंटरनेट, ताकि मिनिमम इनकन्वीनियंस हो पब्लिक को और मिस इन्फॉर्मेशन भी कर्ब किया जा सके। अब इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स, स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स एंड इट्स इफेक्टिवनेस एंड डीलिंग विद पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक इमरजेंसी। तो इस पर रिसर्च करना चाहिए। बेसिकली हमें R&D में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेट शटडाउन को स्टडी कर सके, और दिस शुड बी कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो दिस वॉज अबाउट इंटरनेट शटडाउन। अब कुछ कुछ न्यूज़ है जो कि बहुत शॉर्ट में है, सो विल बी सीइंग दैट ऑल्सो। पहले राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस बेसिकली कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पेनल्टी इम्पोज किया है एक पिटिशनर पे, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लिटिगेशंस फ्रिवल्सली ऐसे बस फाइल करा था, और वो जो लिटिगेशंस फाइल करा था वो बस जुडिशियल सिस्टम के बर्डन को बढ़ा रहा था। अब एक फ्रिवलस लिटिगेशन क्या होता है? एक ऐसा लॉ सूट होता है जो लैक करता है कोई भी आर्ग्यूएबल बेसिस ईदर इन लॉ और फैक्ट, और इसका मेन इंटेंशन होता है टू हराश या फिर डिले करना जुडिशियल प्रोसेस को। ये एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले भी पुराने मैटर्स में भी इस बात को उठाया गया था। इससे सुब्रता रॉय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, सुब्रता रॉय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, या फिर दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, या फिर केसी ठाकरन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ORS में, कि फ्रिवलस लिटिगेशन नहीं फाइल करना है। ये राइट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अब राइट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड डील्स विद एबिलिटी ऑफ पीपल टू सीक एंड ऑब्टेन अ रेमेडी थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस फॉर ग्रीवेंसेस। अब ये जो अनीता कुशवाहा वर्सेस पुशअप सूडान 2016 का केस है, ये एक्सेस टू जस्टिस को एक फंडामेंटल राइट की तरह बताता है अंडर आर्टिकल 14, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, एंड आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो आर्टिकल, ये राइट टू एक्सेस टू जस्टिस एब्सोल्यूट नहीं है, बट राइट टू, हमारे पास राइट टू एक्सेस टू जस्टिस है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को कवर करती है। अदर प्रोविजंस और मैकेनिज्म जो कि रिलेटेड है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, प्रियम्बल जैसे कि कवर करती है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39A जो कि राइट टू फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, मतलब हम रिट इन्फोर्स करवा सकते हैं। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट। तो हमारे पास राइट टू एक्सेस टू जस्टिस है, बट वो राइट एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम फ्रिवलस लिटिगेशंस फाइल करके कोर्ट के टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है,
लिबरलाइज करता है रूल्स ऑफ लोकस स्टैंडी वेर ओनली एग्रीवाइड पर्सन कैन फाइल अ केस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। ये अलाउ करता है पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को एक केस फाइल करने में, ताकि लॉ और राइट्स इन्फोर्स हो सके। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या होता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सकते हैं हम लेस फॉर्मेलिटी में। अब ये है डिज़ाइन इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस डिस्चार्ज स्कीम। ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था टू कॉमेमोरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया एस्टैब्लिशमेंट एज अ रिपब्लिक अंडर दिशा स्कीम। अब दिशा स्कीम क्या है, ये 2021 में लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 5 साल के लिए, 2021 से 2026 में। इसका एम था जस्टिस सिक्योर करना टू पीपल ऑफ इंडिया, जैसा कि प्रेम्बल में कहा गया है, और जैसे आर्टिकल 39 है जो कि राइट टू फ्री लीगल एड होता है, या फिर आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 जो कि बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाइडन करता है आउटरीच ऑफ टेली लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विस जो कि न्याय बंधु है, और लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, बोथ क्वान्टिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। तो देखो, दिशा बेसिकली एक स्कीम था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया था, ताकि जस्टिस सबके पास पहुंच सके, इंडिया के सारे लोगों को जस्टिस मिल सके। अब अमेंडमेंट टू प्रिजन मैनुअल एंड करेक्शन ऑफ सर्विस एक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया है मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 रूल्स को और मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 को, ताकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कि प्रिजन्स में होता है अक्रॉस कंट्री, उसको एड्रेस कर सके। तो किसको अमेंड किया है, मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 रूल्स को और मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 को। ये अमेंडमेंट्स लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के कंप्लायंस में, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स जो कि सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, उस चीज़ के कंप्लायंस के लिए इसको लाया गया है। एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, रेफरेंस टू हैबिचुअल ऑफेंडर इन प्रिजन मैनुअल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लेजिस्लेटिव डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होता है। हैबिचुअल ऑफेंडर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको कन्विक्ट किया गया है और सेंटेंस किया गया मल्टीपल टाइम विद इन 5 ईयर, मतलब 5 साल में उसको बहुत बार सेंटेंस किया गया, कन्विक्ट किया गया है अलग अलग ऑफेंस के लिए, और उसका सेंटेंस को रिवर्स नहीं किया गया है, ना ही अपील पे रिवर्स किया गया ना, और उसके सेंटेंस को रिव्यू करके भी उसको रिवर्स नहीं किया गया है। अब की अमेंडमेंट्स क्या लाया गया है बेसिकली, तो प्रिजन अथॉरिटी स्ट्रिक्टली इंश्योर दैट प्रिजनर आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, क्लासिफाइड और सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इंक्लूडिंग इन एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ और वर्क विद इन प्रिजन। तो ये जो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 है, इसको अमेंड करके प्रिजन अथॉरिटीज़ को ये कमांड स्ट्रिक्टली इंश्योर करना है कि प्रिजनर्स को हम डिस्क्रिमिनेट ना करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ना ही उस बेसिस पे क्लासीफाई करें, ना ही उस बेसिस पे सेग्रीगेट करें, और हम ड्यूटीज़ जो एलोकेट करते हैं प्रिजनर्स को, तो वो भी कास्ट के बेसिस पे ना हो। और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज़ प्रोहिबिटेड ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है, या आर्टिकल 15 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 17 जो कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो बेसिकली इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, ये भी एक बाइंडिंग इफेक्ट होगा इन प्रिजन एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि अगर कोई जो प्रिजनर है जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाओगे, और मैनुअल स्कैवेंजिंग या फिर हैजर्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर और सेप्टिक कैंट्स इनसाइड अ प्रिजन शैल नॉट बी परमिटेड, मतलब ये वाली जॉब करनी ही नहीं है। अब प्रिजन्स इन इंडिया क्या होता है, गवर्नेंस की बात करें तो प्रिजन्स एंड डिटेनीज फॉल अंडर स्टेट लिस्ट एंट्री 4, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल फ्रेमवर्क अर्लियर प्रिजन एक्ट 1894 और स्टेट प्रिजन मैनुअल्स के अंतर्गत इसका गवर्नेंस होता था। रिफॉर्म्स क्या लाए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजनर एक्ट 2023 फॉर्म किया, जिसमें जो एक गाइडलाइन की तरह सर्व करेगा स्टेट के लिए, ताकि वो रिफॉर्म कर सके ब्रिटिश एरा लॉज को। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। So what is doctrine of merger?
तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। ये एक्सप्लेन करता है कन्हैया मीत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डिग्री और ऑपरेटिव ऑर्डर गवर्निंग द सेम सब्जेक्ट मैटर एट अ गिवन पॉइंट। मतलब कि अगर सुपीरियर कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया किसी केस को इधर बाय सेटिंग इट असाइड या फिर मॉडिफाई करके या कंफर्म करके लोअर कोर्ट के डिग्री को, तो जो सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर है वो फाइनल बाइंडिंग और ऑपरेटिव हो जाता है, और जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर डिसीजन है वो उसमें मर्ज हो जाता है। मतलब दो डिफरेंट डिग्री या दो डिफरेंट ऑपरेटिव ऑर्डर एक साथ नहीं चलता रहेगा किसी एक केस के बारे में। जैसे अगर जस्ट इमेजिन कि एक केस है जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ की बात हो रही है और उसमें ये समझाया गया है कि इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना, मतलब इन्वायरमेंट का जो प्रोड्यूस है तो उसको जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बचा के रखना है, ठीक है। ये लोअर कोर्ट ने बोला। अब अपर कोर्ट के पास फिर से अपील आया कि नहीं, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए बचा के नहीं रखना है, ह्यूमंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कोर्ट अगर रूलिंग दे देती है मतलब हायर कोर्ट कि हाँ ठीक है उसको ह्यूमन में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर इससे क्या हो गया कि वो जो पुरानी डिग्री थी वो काइंड ऑफ या तो हट गई, मतलब सेट असाइड हो गई, या फिर उसको मॉडिफाई करके इसने नई वाली डिग्री सेट कर दी। तो जो ये नई वाली डिग्री है वही ऑपरेटिव होगी, वो जो पुरानी वाली थी उसको वो ऑपरेटिव नहीं होगी। मतलब ताकि यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके, सारे बेसिस पे सेम लॉ अप्लाई हो सके। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में कुछ और लॉ चल रहा है दूसरे स्टेट में कुछ और लॉ चल रहा है। तो इसके लिए ऐसा किया गया है कि सिर्फ एक ही डिग्री ऑपरेटिव होगी। अब स्टेट ऑफ कंसेंट फॉर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रही है कि सीबीआई को does not require sanction of state government to register a case under a central legislation like Prevention of Corruption Act against a central government employee posted in a state concern। तो बेसिकली इस चीज़ का कहना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि सीबीआई को स्टेट का परमिशन की ज़रूरत नहीं है केस रजिस्टर करने के लिए जो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे केस हो रहा हो और उस केस में जो लॉ यूज़ हो रहा है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं, भले ही वो आदमी स्टेट में पोस्टेड है। जैसे मान लो अगर IAS IPS जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है किसी स्टेट में पोस्टेड है, उसके ऊपर कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन का केस लगता है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न करती है और डिसमिस करती है केस अगेंस्ट सेंट्रल एम्प्लॉय ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट। अबाउट स्टेट कंसेंट फॉर CBI, सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 रिक्वायर करती है CBI को स्टेट का कंसेंट लेने के लिए फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इन अ क्राइम इन एनी स्टेट। मतलब अगर किसी स्टेट में कोई क्राइम, जैसे मान लो अगर मुंबई में कोई क्राइम हुआ तो फिर उसको महाराष्ट्र के जो CM है मतलब स्टेट का जो कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी वो CBI वहाँ पे उस मैटर को प्रूव कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में कहा है कि हाँ अगर ठीक है स्टेट का मैटर है और उसमें स्टेट के एम्प्लॉयज़ रिलेटेड हैं तो फिर उस केस में वो परमिशन की ज़रूरत है, कंसेंट की ज़रूरत है। बट अगर कोई स्टेट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को वहाँ पे लागू किया जा रहा है तो उस चीज़ में स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंसेंट, जनरल कंसेंट और केस स्पेसिफिक कंसेंट। तो अब हम देखते हैं पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। लोकसभा स्पीकर ने इनॉग्रेट किया पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका मेन पावर है एम्पावर करना इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है। मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब से जो वुमेन बिलोंग करती है, ये उसको एम्पावर करने के लिए पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 लाया गया है। इसका मेन एम है ताकि उनके नॉलेज को इन्हांस कर सकें इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, गवर्नेंस में, ताकि वो एक इफेक्टिव लीडर बन सकें। अब हम बात करते हैं विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन लॉन्च करता है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव ऑन गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 25 दिसंबर को, और ये मार्क करते हैं एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव का मेन पर्पस है कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस को इन्हांस करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। वो कैसे हो सकता है? बाय इक्विपिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स विद टूल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। ये एक पार्ट है
प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का पार्ट है। ये प्रोग्राम प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को और ग्रास रूट लेवल डिसीजन मेकिंग को। डन। अब हम बात करते हैं पे कमीशन की। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 8th पे कमीशन। अब 8th पे कमीशन क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आता है पे कमीशन। 1947 में 7th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 7th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 2016 तक, और इसका टेन्योर 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अब नया कमीशन जो है वो है 8th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर। ये बेसिकली एक वाइटल रोल प्ले करता है सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और अदर बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में। अब नेक्स्ट है हमारा एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। ये एक बैरोमीटर है, नहीं मतलब ये एक रिपोर्ट है बेसिकली, जो रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग के सामने पहले, मतलब उसके स्टार्ट होने से पहले। ये रिलीज़ किया गया है एडमंड ट्रस्ट के द्वारा। ये सर्वे है 28 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया है ताकि ट्रस्ट को स्टडी किया जा सके अक्रॉस सोसाइटी, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस एंड NGO। इसका की फाइंडिंग ये है कि इंडिया 3rd पोजीशन पे आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया इन टर्म्स ऑफ पीपल ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया एक्सेट्रा इन लो इनकम पॉपुलेशन ग्रुप में। विथ हाई इनकम ग्रुप इंडिया वॉज रैंक्ड 4th, और इंडिया हैज़ रैंक 13 when it comes to trust of people in other countries and companies with Indian headquarters। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड इट वंस, दैट्स ऑल। अब हम कल करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट। थैंक यू।